नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत बृहत पराशर होरा शास्त्र में अध्याय 25 में हम लोग भावेश फला अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने लग्नेश की विभिन्न भावों की स्थिति में क्या फल बनेगा इसकी चर्चा कर ली है। आज हम लोग द्वितीय भाव अधिपति द्वितीयेश यानी कि सेकेंड कस्प लॉर्ड की 12 भावों की स्थिति को देखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे कि जब द्वितीयेश विभिन्न 12 भावों में जाएगा तो वह व्यक्ति के जीवन में कैसा फल देगा। मेरा यह वीडियो बृहत पराशर होरा शास्त्र के आधार पर ही है। मैं इसमें जो मूल बात बृहत पराशर होरा शास्त्र में दी गई है उसको पहले बताने का प्रयास करूंगा। उसके अतिरिक्त यदि कहीं पर ऐसा लगेगा कि इसको एक्सप्लेन करना चाहिए तो मैं उसे एक्सप्लेन भी करूंगा और आज के संदर्भ में इन बातों को कैसे समझना चाहिए इसको भी समझाने का प्रयास करूंगा। यह भाव जब आप नॉर्थ इंडियन कुंडली देखेंगे, नॉर्थ इंडियन चार्ट देखेंगे तो इस भाव को द्वितीय भाव कहते हैं और इस द्वितीय भाव में जो राशि लिखी हुई है उस राशि का अधिपति है द्वितीयेश। मान लीजिए यहां पर 10 लिखा है तो द्वितीयेश हो गया शनि, यहां लिखा है 11 तो भी द्वितीयेश हो गया शनि, और यहां पर 6 लिखा है तो द्वितीयेश हो गया बुध, 9 लिखा है तो द्वितीयेश हो गया गुरु। यह द्वितीयेश द्वितीय भाव का अधिपति मान लीजिए कि किसी की कुंडली में प्रथम भाव में बैठता है तो जब द्वितीयेश किसी की कुंडली में यदि प्रथम भाव में बैठेगा तो क्या करेगा, वह पुत्र और धन देगा, पुत्र देगा धन देगा, दोनों में अच्छी बात है। यानी कि व्यक्ति पुत्र और धन से युक्त है। उसके बाद कुटुंबियों का विरोधी, ऐसा व्यक्ति कई बार अपने परिवार के लोगों का विरोधी होगा, अपने परिवार में उसका एक एक्स्ट्रा ओपिनियन रहेगा, अलग ओपिनियन रहेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। कामी, कामी का अर्थ है ढेर सारी इच्छाओं वाला, उसकी इच्छाएं बहुत हैं। निष्ठुर, निष्ठुर का अर्थ है कि बड़ा ही निर्दयी, बड़ा ही मोह ममता से परे, उसको किसी सख्त आप कह सकते हैं, उसके दिमाग में जो चीजें हैं बड़ी बहुत ही कठोर व्यक्ति है, मन से कठोर है। और दूसरों का कार्य करने वाला, देखिए दूसरों का कार्य करने का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपने कुटुंब से, अपने परिवार के लोगों से नाराज है और जाके दूसरों के घर की चाकरी कर रहा है, ऐसा संबंध समझिए। तो यदि किसी की कुंडली में धन भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति परिवार के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है, वो परिवार से दूर जा रहा है। किसी की कुंडली में यदि द्वितीय भाव का अधिपति द्वितीय भाव में ही यदि आप पा जाएं तो आप समझिए कि ऐसा व्यक्ति धनी है, इसका धन बहुत है, अहंकारी है, उसका थोड़ा अहंकार भी है। द्वितीय भाव में व्यक्ति धनी है और अहंकारी है। अहंकारी व्यक्ति होगा ही, जब उसका धन आ जाएगा तो अहंकार आने लगेगा। 2 से अधिक पत्नी वाला, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि प्राचीन काल में बहुत पत्नी रहती थी, लोगों की बहुत शादियां होती थी, मगर आज के कालखंड में ऐसा नहीं है, इसलिए यहां पर बहुत पत्नी का कहने का कोई सेंस नहीं है। बस इतना ही समझिए कि व्यक्ति संपन्न है और उसके पास हर प्रकार की संपन्नता भरी हुई है, यहां तक ही हमें समझना है। पुत्रहीन, अब देखिए द्वितीय भाव का अधिपति स्वग्रही होगा और पुत्रहीन हो गया। ये चीज नोट कर लेना चाहिए कि अगर सेकेंड कस्प का लॉर्ड सेकेंड कस्प में ही जाके बैठा है तो यह कुछ ना कुछ संतान सुख में गड़बड़ी कर रहा है। कंडीशन अप्लाइड में फिफ्थ कस्प को भी समझना पड़ेगा, सिर्फ यहां से देख करके आप फिफ्थ कस्प की बात आप नहीं कर सकते, मगर यहां से एक इंडिकेशन मिल गया, हमें यहां पे अलर्ट रहना चाहिए। अगला जो भाव है वह है तृतीय भाव, और इस तृतीय भाव में द्वितीय भाव का अधिपति जब पहुंच जाएगा तो वह व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, गुणी बनाएगा, कामी बनाएगा। शुभ ग्रह से युक्त हो तो व्यक्ति लोभी भी होगा। कामी और लोभी में थोड़ा फर्क यह है कि कामी तो यह सोचता है कि हमारी अपनी एक्सपेंशन हो, हम दुनिया की हर चीज पाएं, और लोभी यह सोचता है कि जो दूसरे के पास कोई चीज पड़ी है वह भी मेरे पास आ जाए। तो कामी और लोभी में फर्क है। पाप ग्रह से युक्त हो तो देवताओं की निंदा करने वाला। अब देखिए किसी की कुंडली में धन भाव का स्वामी तृतीय भाव में चला जाए तो व्यक्ति देवताओं की निंदा कर रहा है, यह तो बहुत अच्छी बात नहीं हुई। तो धन भाव जो है यह वाणी का भाव है, परिवार का भाव है और वाणी का भी भाव है, कंडक्ट का भी भाव है, और धन से धन में वह चला गया है। भावात भावम के नियम से धन में चला गया, मतलब बहुत ज्यादा बोलता है। जो बहुत ज्यादा बोलेगा तो वह देवताओं की निंदा कर बैठता है, और जब बहुत ज्यादा निंदा करेगा तो उसका परिणाम उसको मिलेगा। फिर अगला नियम यह है कि धन भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में चला जाए तो समस्त संपत्ति से युक्त, ऐसे व्यक्ति के पास हर प्रकार की संपत्ति है। धनेश गुरु से युक्त या अपने उच्च का हो तो जातक राजा के समान धनी है। यदि इस चौथे भाव में
धनेश बैठा हो और गुरु भी आ जाए वहां पर, तो यह व्यक्ति राजा के समान धनी है, मतलब ये बिलियनियर आदमी है। और यदि यह उच्च का बैठा हो, धनेश कहीं पर भी कुंडली में जाके उच्च का बैठा हो, तो वह भी बता रहा है कि व्यक्ति बहुत रईस है, बहुत बड़ा पैसे वाला है, राजा के समान है, बहुत भोग विलास है उसके पास। फिर धन भाव का अधिपति यदि पंचम भाव में आ जाए तो व्यक्ति क्या करे होगा, धनी होगा, उसका धनी है, पर्याप्त धन है। पुत्र भी धनोपार्जन में लगे रहेंगे, मतलब ऐसे व्यक्ति के बच्चे बड़े लायक होंगे। किसके? जिसकी कुंडली में धन भाव का स्वामी पंचम भाव में आ जाएगा, उसके बच्चे हमेशा धनोपार्जन में लगे रहेंगे। यहां तक कि छोटे बच्चे रहेंगे तब से धनार्जन की सोच सकते हैं, ऐसा भी कुंडली संकेत करती है। ये दो बातें बताई गई हैं पंचम भाव के लिए। फिर यदि धन भाव का स्वामी छठे भाव में आ जाएगा तब क्या करेगा? तो धन भाव का स्वामी यदि छठे भाव में आ जाए तो हमें यह देखना है कि वह शुभ ग्रहों के प्रभाव में है या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है। यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो फिर व्यक्ति विरोधियों से और शत्रुओं से पैसा का धनागम करेगा, और यदि पाप ग्रहों के प्रभाव में है तो ऐसे व्यक्ति का पैसा विरोधी और शत्रुजन छीन लेंगे। देखिए ये बहुत बड़ा संकेत है। धन भाव का स्वामी जब छठे भाव में आ जाए तो ऐसे लोग बहुत अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं, क्यों? क्योंकि दूसरे के झगड़े से फायदा उनको मिल रहा है। इसी प्रकार से धन भाव का स्वामी यदि सातवें भाव चला जाए तो व्यक्ति पर स्त्रीगामी होगा। पर स्त्रीगामी का अर्थ यह है कि दूसरे की स्त्री में स्नेह रखने वाला। इसके बाद वैद्य, ये वैद्य भी है। यहां पर द्वितीय भाव का स्वामी यदि सातवें भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है। द्वितीय भाव का स्वामी यदि छठे बैठा हो तो व्यक्ति वकील, द्वितीय भाव का स्वामी यदि सातवें बैठा है तो डॉक्टर। एक योग है, बाकी और भी ढेर सारे योग होंगे, उनकी चर्चा होगी, मगर एक आपको एक वेटेज मिल जाता है ऐसा देख लेने के बाद। फिर यदि पाप ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो तो जातक की स्त्री पुरुष पर पुरुषगामिनी होती है। अब देखिए द्वितीय भाव का अधिपति यदि सातवें भाव में बैठा हो, सामान्य रूप से कोई भी ग्रह हो, अगर वो सातवें भाव में बैठा है तो वो स्वयं जो है व्यक्ति पर स्त्रीगामी है, यानी कि उसका जो भी है, जो लाइफ पार्टनर है उसके अतिरिक्त वो दूसरे लोगों के लाइफ पार्टनर के साथ स्नेह रखता है। मगर यदि यही ग्रह, यही द्वितीय सातवें भाव में बैठ के पाप ग्रह से प्रभावित हो जाए तो इसका संकेत यह है कि उसका जीवन साथी, स्त्री है तो पुरुष के लिए समझिए, पुरुष है तो स्त्री के लिए समझिए, उसका जीवन साथी दूसरे लोगों के प्रति स्नेह रखता है या रखती है, ऐसा समझना पड़ेगा। फिर धन भाव का स्वामी आठवें भाव में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत भूमि होगी, जमीन होगी, जायदाद होगी, मगर वह सारी जमीन जायदाद गड्ढे में होगी। और ऐसा व्यक्ति धन से युक्त है। अल्प स्त्री सुख, मतलब उसको स्त्री का सुख बहुत कम है, बड़े भाई का सुख नहीं। धन भाव का स्वामी यदि आठवें भाव में चला जाए तो यह बड़े भाई के सुख के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे व्यक्ति के बड़े भाई को कोई कष्ट हो सकता है। और ऐसे में ही लॉटरी निकलने का योग आता है जब किसी की कुंडली में धन भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को गड़ा हुआ धन मिल सकता है। सामान्यतः आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के परिवार से और जो भी मिली हुई संपत्ति रहती है किसी न किसी विवाद में पड़ी रहती है। फिर धन भाव का स्वामी यदि नवम भाव में चला जाए तो व्यक्ति होगा धनी, होगा उद्यमी, होगा चतुर, होगा बाल्यावस्था में रोगी। जब छोटा था तब रोग था, बड़ा हो गया तो रोग खत्म हो गया। बाल्यावस्था में रोगी, पश्चात सुखी, तीर्थ व्रत धर्म में रत, धर्म में लगा हुआ है, अच्छा आदमी है। और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। कौन? जिसकी कुंडली में सेकंड कस्प का लॉर्ड नाइन्थ कस्प में आ जाए, यानी कि परिवार से संबंध रखने वाला प्लैनेट समाज के हिसाब से एडजस्ट कर ले खुद को, यानी कि इस व्यक्ति को समाज का भी ज्ञान है, परिवार का भी ज्ञान है, समाज और परिवार के तारतम्य से जीवन चलाना चाहता है। फिर धन भाव का स्वामी यदि दसम भाव में आ जाए तो व्यक्ति कामी का अर्थ है बहुत ढेर सारी इच्छा रखने वाला। मानी को आप ये समझिए कि उसके पास मान सम्मान मिल रहा है और थोड़ा अभिमानी भी है, स्वाभिमानी भी है। पंडित का अर्थ है ज्ञानी, ज्ञान होना उसके पास। धन से पर्याप्त धन है उसके पास। अधिक भार्या रखने वाला, अधिक भार्या की बात वही है कि जब भी प्राचीन काल में लिखी हुई पुस्तक है तो वही कहना चाहते हैं कि जो भी लोग सुखी होते हैं तो उनके पास ढेर सारी जो है पत्नियां हैं, उनके ढेर सारे विवाह हो रहे हैं। ऐसा प्राचीन काल में प्रथा थी। आज के कालखंड में बस इतना ही है कि आप उसे एक ही पत्नी समझिए। और पुत्र सुख से रहित। अब देखिए यहां पर एक विशेष बात फिर से आ गई। धन भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा तो पुत्र सुख से रहित, ऐसे व्यक्ति को पुत्र का सुख नहीं है। तो ये विशेष बात समझने की हो गई कि पांचवें भाव से दसम भाव
का अधिपति भी पुत्र सुख में कुछ गड़बड़ी कर रहा है और लग्न से भी दशम भाव का जो भाव का जब संबंध बन रहा है तो पुत्र सुख का कुछ कमी ला रहा है। यह संतान सुख देखते समय हमें समझना पड़ेगा। हम सिर्फ यहां पढ़ करके नहीं बोल देंगे, हमें पंचम भाव, गुरु और कुंडली में और भी ढेर सारे कारकों को समझते हुए, पंचमे से पंचम भाव को समझते हुए बोलना पड़ेगा। ऐसे एक चीज देख करके नहीं कह सकते, मगर ये चीज नोट डाउन कर लेनी चाहिए। कई चीज होती है जिनको कि हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए, मगर ने इंपॉर्टेंस समय पढ़ने पर देना चाहिए। फिर धन भाव का स्वामी एकादश भाव में अगर चला जाए तो फिर व्यक्ति सभी लाभ से युक्त, उसको हर प्रकार से लाभ आ रहा है। बहुत ढेर सारे एसेट रखे हैं इसके पास। उद्योगी, उद्योग करता है, मानी, स्वाभिमानी है, उसका मान सम्मान भी है, हर तरह से उसको मान यश मिल रहा है और यशस्वी है, मतलब बहुत लाभ करता है, तो यश होगा ही उसके पास। फिर धन भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला गया, अब क्या होगा? तो व्यक्ति साहसी होगा, मतलब आदमी बस साहस बहुत है, धन से ही। अब साहसी है तो अपना सारा धन ही जाएगा, जुए में लगा देगा तो क्या करेगा? हार जाएगा। इसलिए धन से ही, धन भाव का स्वामी द्वादश भाव में गया, धन से ही पराश्रित, दूसरों पे आश्रित रहने वाला, वो दूसरों पे आश्रित हो गया अब। और प्रथम संतान जीवित नहीं रहती। देखिए द्वितीय भाव का संबंध जो है कुछ ना कुछ संतान से बन रहा है, ये चीज समझने की है। और जब द्वादश भाव में चला गया तो प्रथम संतान जीवित नहीं रहती, अर्थात ये कि मैं ये नहीं कहूंगा प्रथम संतान जीवित नहीं रहती, मगर प्रथम संतान को कोई कष्ट है, इस सेंस में इसको समझना चाहिए। तो देखिए आज हमने आपको द्वितीय भाव की बात की और हमने आपको बताया कि बृहत पराशर होरा शास्त्र को पढ़िए तो उसके मूल भाव को समझने की कोशिश करिए। पुस्तक का भाव क्या है, क्योंकि देश काल परिस्थिति बहुत बदल चुकी है। आज के कालखंड में तारतम्य स्थापित करना है और तब हमें प्रेडिक्शन करना है। तो प्रेडिक्शन करने से पहले आज के कालखंड के हिसाब से तारतम्य स्थापित करिए और तब बोलिए, तो आप समझ पाएंगे और आपकी भविष्यवाणी और सटीक होगी। मैं आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो, ये प्रयास पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं आगे और भी अच्छे वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।